हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री कोर्स का करें चैप्टर नंबर 4। पिछली क्लास में हमने आपको इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में बताया था। वहां खासकर हमने चर्चा करी थी गैसों के बारे में। हमारा वहां लास्ट टॉपिक था कि किस प्रकार से गैसों को द्रवित किया जाता है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। इस टॉपिक को हमने लास्ट में वहां पर देखा था। आज वहीं से अगला टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा अगला टॉपिक जो एनसीईआरटी का है वो है 5.10 और इसे हम कहते हैं द्रव अवस्था। अभी तक हमने चैप्टर में बात करी थी पूरी की पूरी गैस के बारे में। अब हम बात करेंगे द्रव अवस्था के बारे में। पहली बात तो द्रव अवस्था होती क्या है। द्रव की वह अवस्था जिसमें कि पदार्थ का हम कह सकते हैं आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। क्योंकि आप किसी द्रव को, जल को, किसी ऑयल को आप किसी भी पात्र में डालते हैं तो उसकी जो मात्रा होती है, वो जो जगह घेरता है वो तो नियत है। उसको कहते हैं आयतन। तो द्रव का आयतन तो नियत है, लेकिन यदि आप उसे एक भिगोने में डालेंगे, किसी चौड़े बर्तन में डालेंगे तो वो उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। आप उसे किसी बोतल में डालेंगे तो वो द्रव उस बोतल का आकार ग्रहण कर लेगा। इसलिए कहते हैं द्रव का आकार अनिश्चित होता है जबकि आयतन निश्चित होता है। पहली बात तो इसे लिख लेते हैं। हमने कहा द्रव का आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है। दूसरी बात, द्रव को यदि आप दबाएंगे तो इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका अर्थ है द्रवों की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, जो हम कहते हैं इनकी संपीड्यता होती है, वो गैसों की तुलना में बहुत कम होती है। तो सेकंड गुण क्या है, द्रवों की संपीड्यता अत्यंत कम होती है, कम होती है। तीसरी बात, जो द्रवों के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगता है वो गैसों की तुलना में ज्यादा जबकि ठोसों की तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो क्या कहते हैं कि द्रवों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल गैसों की तुलना में अधिक तथा ठोसों की तुलना में कम होता है। तो प्यारे बच्चों, द्रव अवस्था क्या होती है, ये मोटी मोटी बातें हमने यहां कर ली है। चैप्टर के स्टार्टिंग में जब हमने पदार्थ की अवस्थाओं या द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करी थी तो वहां पर भी आपको ये सारी की सारी बातें हम बता चुके हैं एक बार। अब यहां से हम इसी के अंतर्गत जो अगला द्रवों के कुछ विशेष गुणों पे हम यहां पर चर्चा करेंगे और पहला उसमें आता है वाष्प दाब। तो पहला इसका टॉपिक जो हमारा आ रहा है 5.10.1 है एनसीईआरटी 5.10.1 और इसको हम कहते हैं वाष्प दाब, जिसे इंग्लिश में वेपर प्रेशर कहा जाता है। वेपर प्रेशर क्या होता है, क्लास 12th में आप इसे बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर आपने मोटी मोटी इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है। वाष्प दाब क्या होता है, आप जानते हैं कि यदि द्रव को गर्म किया जाता है तो उसकी स्टेट बदलती है, वो द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। अब इसको हम एक नए तरीके से समझते हैं। हमने कहा एक मैंने बर्तन ले लिया, मान लेते यहां पर एक बर्तन में दिखा रहा हूं। इस बर्तन में प्रारंभ में निर्वात था। क्या था ये बर्तन में, निर्वात था। निर्वात तो समझते हैं ना, ये रिक्त था पूरा का पूरा, इसके अंदर कुछ नहीं था, न कोई ठोस, न द्रव, न गैस, कुछ नहीं था। अब मैंने इसके भीतर थोड़ा सा एक द्रव डाल दिया। क्या डाला, थोड़ा सा एक द्रव भर दिया। ये क्या है, एक द्रव है। तो जब किसी द्रव को निर्वातित या वैक्यूम्ड किसी बर्तन के अंदर डालते हैं तो क्या होगा, ये द्रव धीरे धीरे इस स्थान को फिलअप करना शुरू करेगा। लेकिन कैसे, क्योंकि द्रव का आयतन तो निश्चित होता है।
यह तो बढ़ के इतना सारा नहीं हो सकता ना। हमने यहां पर प्रॉपर्टी बताई है कि द्रव का आकार भले ही निश्चित होता है लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। तो आखिर इस खाली जगह को, रिक्त स्थान को, निर्वात को आखिर ये द्रव कैसे भरेगा? भरने का तरीका यह है कि ये जो द्रव होगा ये वाष्प में परिवर्तित होना शुरू होता है। और आप जानते हैं द्रव और वाष्प में, द्रव और गैस में क्या अंतर होता है? द्रव के अणु एक दूसरे के पास पास होते हैं क्योंकि उनके बीच में आकर्षण बल अधिक होता है, जबकि गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल कम होने के कारण वो एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पर होते हैं। तो ये जो द्रव होते हैं ये धीरे धीरे ये वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है और ये ऊपर की ओर वाष्प बनने लग जाती है। तो हम क्या कह रहे हैं, ये क्या है? यह है द्रव की वाष्प। तो जैसे जैसे ऊपर की ओर वाष्प बढ़ती है वैसे वैसे वाष्प के द्वारा इस द्रव की सतह पर एक दाब डाला जाता है। अब ये दाब किसके द्वारा डाला जा रहा है? द्रव के द्वारा उत्पन्न वाष्प के द्वारा, और इसी को हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। तो किसी द्रव की सतह पर वाष्प के द्वारा जो दाब डाला जाता है उसी को हम कहते हैं वाष्प दाब। तो लिख लेते हैं परिभाषा कि वाष्प द्वारा किसी द्रव की सतह पर डाले गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब कहते हैं। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई होगी कि वाष्प दाब क्या है। द्रव वेपराइज हो रहा है, कुछ भी कारण हो सकता है, अभी हम ज्यादा डिटेल में अभी चर्चा करने वाले हैं। तो जब द्रव की वाष्प उस द्रव की सतह पर जो दाब डालती है उसको हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। अब ये वाष्प दाब को हम थोड़ा और नए तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। अब आप सोचिए, ये क्या हमेशा द्रव की वाष्प बनती ही रहेगी? ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं तो कोई एक स्टेट आएगी। तो क्या होता है कि जब हमने प्रारंभ में द्रव डाला था, ऊपर का हिस्सा निर्वातित था, उसमें कोई, हम कह सकते हैं ना, कोई भी पदार्थ नहीं था, रिक्त था। तो ये द्रव वाष्प के रूप में परिवर्तित हुआ जिससे यहां द्रव की वाष्प उत्पन्न हो गई और द्रव की वाष्प ने द्रव की सतह पर दाब डालना शुरू करा। लेकिन क्या हो रहा है कि अभी द्रव से और वाष्प बनती जा रही है। और कब तक बनेगी? तब तक बनेगी जब तक कि इसके ऊपर के द्वारा डाला गया जो दाब है वो एक साम्य स्थिति पर न पहुंच जाए, और उसी को हम क्या कहेंगे? साम्य वाष्प दाब कहेंगे। तो पहले परिभाषा लिखते हैं फिर डिटेल में समझते हैं। अगला है हमारा साम्य वाष्प दाब। यह द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा डाला गया दाब जो कि वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है का मान जब द्रव दाब के बराबर हो जाए, द्रव दाब के बराबर हो जाए तो द्रव का वाष्प में बदलना बंद हो जाता है। इस वाष्प दाब को ही साम्य वाष्प दाब कहते हैं। साम्य वाष्प दाब कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है ये डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। साम्य वाष्प दाब क्या हुआ कि जब द्रव की सतह पर वाष्प के द्वारा जो दाब डाला जा रहा है, जब उसका मान बढ़ते बढ़ते, क्योंकि द्रव वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, लेकिन कब तक परिवर्तित हो जाएगा? जब वाष्प दाब का मान द्रव दाब के क्या हो जाए? बराबर, और हम कह सकते हैं विपरीत हो जाए, तो एक साम्य अवस्था प्राप्त हो जाएगी। और इसी साम्य अवस्था को हम कहते हैं साम्य वाष्प दाब। तो मुझे लग रहा है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर तो हमने एक स्पेशल केस लिया था कि जो बर्तन लिया वो निर्वात था उसके भीतर, लेकिन सामान्य जीवन में हम देखते हैं ऐसी निर्वात की स्थिति हमें मिलती नहीं है।
तो सामान्य जीवन में वाष्प कैसे बनती है द्रव की? जब किसी द्रव का ताप बढ़ाते हो आप, जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, यानी कि द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो अब इस हिसाब से यदि हम समझें तो कैसे समझेंगे? हमने कहा फिर से एक बर्तन ले रहे हैं, यहां पर इस प्रकार से बर्तन लिया और इस बर्तन पर हमने कोई द्रव रख दिया, ये द्रव कर दिया, ये इसकी सतह है मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ऐसा ना लगे कि ये बंद है सतह, ये इस तरीके से है। अब हम इसका ताप बढ़ा रहे हैं, नीचे से कोई फ्लेम लगा करके क्या कर रहे हैं, इसका एक ताप बना रहे हैं, ताप बढ़ा रहे हैं। तो जब ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, ये धीरे धीरे इस सतह को छोड़ करके ऊपर बढ़ने लगेंगे, ये ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले वाष्पीकरण की जो क्रिया होगी वो कहां से होगी, टॉप से होगी, सबसे ऊपरी सतह से होगी। आप जानते हैं कि जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो उसके सबसे जो गर्म, सबसे अधिक गर्म अणु होते हैं वो सबसे पहले ऊपरी सतह पर आते हैं। नीचे यदि तली, भले तली से फ्लेम मिल रही है, लेकिन जो भी अणु यहां से गर्म होगा वो ऊर्जा पाकर के सीधे सतह की तरफ दौड़ता है, ध्यान रखना। यहां पर नहीं इकट्ठे रहता गर्म पानी जितना भी होगा वो सबसे टॉप लेवल पर जाकर के रुकता है। तो वाष्पीकरण की क्रिया भी कहां से होगी, सबसे पहले सतह से होनी शुरू होती है, और सतह से जब वाष्पीकरण की क्रिया होती है तो ऊपर की ओर वाष्प दाब बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि वाष्प निकलेगी तो वाष्प क्या करेगी, दाब आरोपित करेगी, जिसे हम कहेंगे वाष्प दाब। अब ये वाष्पन की क्रिया कब तक होती जाएगी, ये तब तक होगी जब तक वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के एकदम बराबर ना हो जाए। तब तक ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के नीचे द्रव क्या हो जाएगा, वाष्पित होता चले जाएगा। और जब ऐसी स्थिति आए कि वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तब हम कहते हैं कि जो दाब होता है उसे हम कह देते हैं, या उस स्थिति को हम कह देते हैं क्वथनांक। और क्वथनांक भी दो प्रकार का होता है, एक को हम कहते हैं सामान्य क्वथनांक और दूसरे को कहते हैं मानक क्वथनांक। सामान्य क्वथनांक क्या, कि जब वायुमंडलीय दाब का मान 1 हो तो उस समय जो क्वथनांक की स्थिति प्राप्त होती है उसे कहते हैं सामान्य क्वथनांक। और जब वायुमंडलीय दाब का मान 1 बार के बराबर हो तो हम कहते हैं उस समय जो क्वथनांक मिलता है उसे हम कहते हैं मानक क्वथनांक। तो पहले क्वथनांकों को समझिए, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा इस द्रव को मैंने नीचे से फ्लेम देकर के, आग लगा करके गर्म किया, धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हुआ। जब इसके ऊपर वाष्प इकट्ठी होगी तो क्या होगा, वाष्प ऊपर की ओर से दाब लगाना शुरू करेगी। प्रारंभ में केवल सतह ही क्या करती है, वाष्पन की क्रिया में भाग लेती है, वहीं से वाष्प ऊपर की ओर बनती है। तो जैसे जैसे वाष्प बढ़ेगी वैसे वैसे वाष्प दाब का मान बढ़ेगा। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो उस स्थिति को हम कहते हैं क्वथनांक की स्थिति। और जब क्वथनांक होता है तो द्रव की ऊपरी स्थिति से ही वाष्पन नहीं होता, पूरे द्रव के हर हिस्से से वाष्पन की क्रिया शुरू हो जाती है, और उसी स्थिति को हम कहते हैं द्रव उबल रहा है। आपने देखा होगा जब द्रव उबलता है तो नीचे से बुलबुले फटाफट ऊपर की ओर निकलते हैं, तो पूरा द्रव क्या हो रहा है, वाष्पन की क्रिया में भाग ले रहा है। जब तक क्वथनांक नहीं आता, जब तक वो उबलता नहीं है, तब तक केवल ऊपरी सतह से आपने देखा होगा केवल भाप निकलती हुई देखोगे। तो यही हमारा क्या है, क्वथनांक की क्रिया है। तो लिख लेते हैं पहले क्वथनांक को। क्वथनांक क्या है, ताप बढ़ाने पर जब वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाता है तो इसे सामान्य क्वथनांक कहते हैं, और इस पर जल उबलना शुरू कर देता है, कर देता है। तो पहली बात समझ में आ गई, क्वथनांक किसे कहते हैं, एक ऐसा ताप जिस पर कि कोई जल
के द्वारा उत्पन्न जो वाष्प दाब है या किसी द्रव के द्वारा उत्पन्न जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो पूरे जल से वाष्पीकरण की क्रिया शुरू हो जाएगी और इसी को हम क्या कह देते हैं, क्वथनांक या सामान्य क्वथनांक कहते हैं। और इस क्षण क्या होता है, कोई द्रव उबलना शुरू हो जाता है। जल की जगह क्या लिख लेते हैं, द्रव, तो इसको क्या कहेंगे, उबलने की क्रिया शुरू हो जाती है, तो इसे कहते हैं सामान्य क्वथनांक। अब ध्यान रखिए एक दूसरा इसमें शब्द आता है मानक क्वथनांक का, इसको भी ध्यान रखना है आपने। मैं यहीं पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। मानक क्वथनांक, देखिए सामान्य क्वथनांक में, यह सामान्य क्वथनांक है, सामान्य क्वथनांक में वाष्प दाब का मान 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। जबकि मानक क्वथनांक वही क्वथनांक की क्रिया है, जब वाष्प दाब बराबर हो जाए, किसके बराबर, 1 बार के बराबर। बार भी क्या होता है, वायुमंडलीय दाब का ही मात्रक है। तो जब वाष्प दाब का मान 1 बार के बराबर हो जाता है तो उस स्थिति में जो क्वथनांक की क्रिया शुरू होती है, क्वथनांक आता है, उसे हम मानक क्वथनांक कहते हैं। तो दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। डिफरेंस केवल कहां है, जब वाष्प दाब का मान 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो, 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो, तो उस क्वथनांक को सामान्य क्वथनांक कहेंगे। और जब वाष्प दाब का मान 1 बार के बराबर हो तो उसे मानक क्वथनांक कहेंगे। यह ध्यान रखने की आपकी बात है कि मानक क्वथनांक का मान सामान्य क्वथनांक से कम होता है, क्योंकि 1 बार दाब जो होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 वायुमंडलीय दाब से कम होता है। तो यह भी ध्यान रखना है, मानक क्वथनांक का मान कम होता है किससे, सामान्य क्वथनांक से। यह चीजें ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। हमने कब उबल कब रही है चीजें, यह क्वथनांक की स्थिति कब आ रही है, जब वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो, तब वस्तु उबलती है। अब मान लो कि किसी वस्तु को पकने के लिए, भोजन हम बनाते हैं, उस भोजन को पकने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की आवश्यकता है। अब आपने कभी देखा होगा पहाड़ों पर यह माना जाता है कि पहाड़ों का जो ताप होता है, पहाड़ों पर जो दाब होता है, वो सामान्य वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, कम होता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता होता है, घट जाता है वायुमंडलीय दाब। तो जब वायुमंडलीय दाब घटेगा तो क्या होगा, जो क्वथनांक की जो स्थिति आएगी वो पहले आ जाएगी, यानी कि कम ताप पर ही क्या हो जाएगा, क्वथनांक शुरू हो जाएगा। यदि हम समुद्र तल पर बात करें, समुद्र तल एक हम कह सकते हैं हाइट के लेवल को हम कह सकते हैं परिभाषित करता है। समुद्र तल पर जो दाब सामान्यतः होता है वो होता है 1 वायुमंडलीय दाब। अब यदि यहां पर आप जल को उबालोगे तो वो लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसमें जो वाष्पन के कारण जो क्रिया उत्पन्न होती है, उससे जो वाष्प दाब उत्पन्न होता है वो वायुमंडलीय दाब यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लगभग बराबर होता है। लेकिन जब आप पहाड़ों पर जाते हैं तो वहां वायुमंडलीय दाब क्या होता है, 1 वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है। तो वहां पर जब जल को उबालोगे तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं उबलेगा, वो उससे कम पर ही क्या होता है, उबलना शुरू हो जाता है। वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबल जाएगा, और ऊंचाई पर जाओगे तो थोड़ा और कम में उबल जाएगा। तो वस्तु को तो पकने के लिए, भोज्य पदार्थ को पकने के लिए माना 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप चाहिए, तो कैसे मिलेगा। कभी आपने देखा होगा बहुत से लोग ऊंचाइयों पर खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर का यूज करते हैं। तो आप कहोगे सर प्रेशर कुकर तो हम अपने घरों में भी करते हैं, हम कौन सा पहाड़ पर रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप जैसे जैसे प्रेशर कुकर का नाम ही प्रेशर कुकर है, यानी कि वह दाब बढ़ा करके वस्तुओं को पकाता है। प्रेशर कुकर, प्रेशर बढ़ा करके कुकिंग कर रहा है। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर कुकर एक क्योंकि एक बंद फ्लास्क होता है, पूरा का पूरा चारों तरफ से बंद रहता है, तो वहां उसके भीतर का जो दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। जिसके कारण जब वाष्प दाब निकलेगी तो वाष्प दाब को केवल वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं होना है, उस प्रेशर कुकर के भीतर जो वाष्प बन रही है उसका जो हम कह सकते हैं दाब होता है वो ज्यादा होता है वायुमंडलीय दाब से। इसलिए उसके अंदर जो द्रव उबलता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से, या जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर उबलता है। तो वहां पर वस्तुएं क्या होती है, जल्दी पक जाएगी। तो ये प्रोसेस होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि
आप यदि हॉस्पिटल्स में जाएं तो हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि जो हम औजारों का इस्तेमाल करते हैं उन औजारों को क्या करा जाता है, कीटाणु या जीवाणु रहित करने के लिए उनको भी बॉईल कर उबलते हुए पानी में डाला जाता है। अब उबलते हुए पानी का तापमान तो केवल 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप चाहते हो उसका ताप 105 110 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, तो बर्तन के ऊपर हम क्या कर देते हैं, कोई भारी चीज रख देते हैं। तो क्या होती है, जो वेपर बनती है वो बाहर नहीं निकलने पाती, चारों तरफ एटमॉस्फेयर में फैल नहीं पाती, जिसके कारण उसका ताप बढ़ जाता है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला ताप जो जल है वह भी कितने में पहुंच जाता है, 105 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, जिससे अधिक ताप पर वो जो जितने भी औजार होते हैं वो अच्छे से क्या हो जाते हैं, स्टेरलाइज हो जाते हैं, उनके जो जीवाणु कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये एक सामान्य प्रोसेस है जिसको कि हम वाष्प दाब की हेल्प से समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है ये टॉपिक अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बस ध्यान रखने की बात यह है कि यदि मुक्त अवस्था में है, बर्तन खुला हुआ है, तो जो क्वथनांक मिलेगा वो वायुमंडलीय दाब या उसके अगल बगल जो भी दाब होगा उसके बराबर वाष्प दाब होगा, तभी जल उबलेगा। लेकिन यदि बर्तन बंद हुआ तब जो दाब होगा वो उतने के बराबर नहीं आएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं होगा, वह जो ताप बनेगा वो उससे अधिक ताप पर ही जल उबलता है। यही हमारे प्रेशर कुकर का, या जो मैंने आपको बताया कि जीवाणु कीटाणु नाशक हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं औजारों को स्टेरलाइज करने के लिए, वहां पर भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे लग रहा है ये चीज समझ में आ गई होगी। आप एक बार इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने द्रव की पहली प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं वाष्प दाब, उसके बारे में समझा, उसको जाना। अब हम द्रव के एक दूसरे गुण जिसको हम कहते हैं पृष्ठ तनाव, जिसे इंग्लिश में सरफेस टेंशन कहते हैं, उसको समझते हैं। यह हमारे एनसीईआरटी का 5.10.2 टॉपिक है। काफी सारी बुक्स में जो नए एडिशन में उसमें 5.11.2 है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है जिसके द्वारा वह द्रव अपने पृष्ठ के क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयत्न करता है। हर कोई द्रव यह चाहता है जो उसका आउटर सरफेस है, उसके जो बाहर का क्षेत्रफल है वो कम से कम हो। और वो क्यों कम से कम चाहता है? इसी पृष्ठ तनाव के गुण के कारण। तो पृष्ठ तनाव की पहली परिभाषा, तो पृष्ठ तनाव होता क्या है इसको लिख लेते हैं, फिर इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन को आपके सामने रखेंगे। तो क्या कहा हमने? द्रवों का वह गुण जिसके द्वारा वह अपने पृष्ठ के क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयत्न करता है, उसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो मुझे लग रहा है यह बात समझ में आ गई हो कि द्रव का यह एक गुण है जिसके कारण, सभी द्रवों का गुण है जिसके कारण कोई द्रव अपने बाहर के क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयत्न करता है। और इसके हमें एग्जांपल्स कहां कहां मिलते हैं? आप सामान्य जीवन में देखिए, कभी आप किसी बर्तन में पानी लीजिए, उसको ऊपर की ओर उछालिए। जब पानी ऊपर की ओर उछलेगा, जब नीचे की ओर आएगा छोटी छोटी बूंदों के रूप में, तो वो जो जल की बूंदों की आकृति होगी वो गोलाकार होती है। अब आप कहोगे सर गोलाकार ही क्यों? वो त्रिभुजाकार या शंकुआकार या घन की आकृति की क्यों नहीं होती, घनाभ की आकृति की क्यों नहीं होती? क्योंकि आप हम कह लीजिए कोई एक आप मिट्टी का एक मात्रा ले लीजिए, कुछ एक मिट्टी ले लीजिए, उसका आयतन निश्चित है, उससे एक बार एक गोला बनाइए, एक बार एक घन बनाइए, एक बार एक घनाभ बनाइए, एक बार एक शंकु बनाइए, और इन सब का क्षेत्रफल निकालिए, वह क्षेत्रफल। आप देखोगे मिट्टी तो उतनी है जिससे ये सब चीजें बनी हुई है, उसकी मात्रा तो समान है, लेकिन पृष्ठ का जो न्यूनतम क्षेत्रफल आएगा वो गोले का ही आएगा। इसका अर्थ है कि गोला एक ऐसी आकृति है जिसके बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल उसी मात्रा से बनाई गई अन्य आकृतियों की तुलना में सबसे कम होता है। इसलिए जब जल को ऊपर की ओर उछाला जाता है तो वो बूंदों के रूप में नीचे आता है, जबकि बूंदों की आकृति क्या होती है? गोलाकार होती है। क्योंकि वो कोई भी द्रव अपने पृष्ठ के क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयत्न करता है, इसलिए वो गोलाकार आकृति को ग्रहण कर लेता है। इसके अलावा आपने कभी देखा होगा पारे को यदि छोड़ोगे तो पारा भी छोटी छोटी बॉल्स के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसी पृष्ठ तनाव के गुण के कारण। आप
किसी एक कांच की परख नली को लीजिए, उसको किसी एक गर्म कीजिए, जब आप गर्म करते हैं तो देखते हैं वो पिघलना शुरू हो जाती है। उसको बैंड करेंगे तो जब मोड़ते हैं उसको, तो उसका मुड़ा वाला हिस्सा होता है वो एकदम सरफेस उसका क्या हो जाता है, एकदम स्मूथ हो जाता है, चिकना हो जाता है, बिल्कुल पॉलिश्ड सरफेस सा लगता है वो। तो वो किसके कारण? पृष्ठ तनाव के गुण के कारण। इसके अलावा हम कहें यह पृष्ठ तनाव का ही गुण है जिसके कारण आप किसी कांच की परख नली में यदि जल डालते हैं तो उसका पृष्ठ इस प्रकार से होता है, बिल्कुल जैसे हम कहें कि किसी चीज जैसे यू आकृति होती है, इस प्रकार की आकृति होती है, उसमें किनारों से ऊपर चढ़ जाता है जल कांच की नली में और बीच से क्या हो जाता है, गहरा। किस कारण से? पृष्ठ तनाव के गुण के कारण है। अब यह तो हमने समझ लिया। यदि इसको एक परिभाषा से और समझा जाए और फिर इसको डिटेल में समझे, पहले होता क्या है, चलिए पहले एक डायग्राम से समझते हैं। मैंने कहा कोई एक ये मैंने पात्र लिया, आखिर पृष्ठ तनाव होता क्या है यह समझिए। कि ये तो हमने कह दिया कि ये द्रव का गुण है जो अपने पृष्ठ के क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयत्न करता है, लेकिन क्यों करता है प्रयत्न और कैसे वो पृष्ठ का क्षेत्रफल कम से कम होकर के गोलाकार आकृति को क्यों धारण करता है, इसको समझिए। ये हमने कहा ये कोई एक द्रव है, इस द्रव के अंदर हम किसी एक अणु पर चर्चा करते हैं। मैंने कहा ये एक अणु ले लिया, मैंने ये एक अणु लिया। इस अणु पर क्योंकि ये द्रव के भीतर है, इसके अगल बगल और सारे अणु भी होंगे, ये सब अणु होंगे। तो ये सब अणु इस अणु पर एक समान रूप से आकर्षण बल लगा रहे हैं, ये इसको अपनी ओर खींच रहे हैं। तो इस पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा? शून्य होगा, हम ये कह सकते हैं। तो ये अपने स्थान पर स्थित है। अब ठीक है, ये समझिए कि यदि द्रव का सतह यहां तक है, मान लेते हैं यहां तक ले रहा हूं, यहां पर मैंने एक अणु ले लिया, यहां पर एक अणु ले लिया मैंने। अब इस अणु को बाकी अणु कैसे करेंगे? थोड़ा छोटा बना रहे हैं इसे, ये मैंने एक अणु बना लिया। बाकी अणु क्या होंगे? द्रव के भीतर ही अणु होंगे ना, द्रव के बाहर तो होंगे नहीं। तो ये सारे अणु क्या करेंगे? इसको अपनी ओर खींचेंगे। अब इस अणु पर, ऊपर वाले अणु पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो शून्य नहीं होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि इस पर नीचे की ओर ही बल लग रहे हैं, ऊपर की तरफ से कोई बल नहीं लग रहा है। इसलिए यह अणु द्रव के भीतर खींचने का प्रयत्न करता है, द्रव के अंदर आने की कोशिश करता है, क्योंकि अंदर के अणु से खींच रहे हैं। ठीक जैसा ही काम यहां पर हो रहा है वैसे ही काम यहां वाले अणु पर भी हो रहा होगा, ये अणु भी इसको अंदर की ओर खींच रहे हैं। तो द्रव पर जितने भी, द्रव की सतह पर जितने भी अणु होंगे वह सारे के सारे द्रव के भीतर की ओर क्या होते हैं? खींचे हुए रहते हैं। अन्य अणुओं द्वारा उन पर आकर्षण बल लगाया जाता है, अंदर की ओर खींचा जाता है, जिसके कारण द्रव की सतह के अणु अंदर की ओर खींचे रहने के कारण वह अपने पृष्ठ को न्यूनतम करने का प्रयत्न करते हैं, और इसी गुण को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। तो मुझे लग रहा है पृष्ठ तनाव क्या होता है, इसकी परिभाषा, और पृष्ठ तनाव क्यों होता है, ये दोनों चीजें अब आपको समझ में आ गई होगी। अब इसकी यदि मैथमेटिकल डेफिनेशन दी जाए तो क्या होगी? देखिए, पृष्ठ तनाव क्या है? द्रव के पृष्ठ पर एक ऐसा बल कार्य कर रहा है जो पृष्ठ के क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की कोशिश कर रहा है। तो है तो एक प्रकार से ये बल, और क्या कर रहा है? पृष्ठ के क्षेत्रफल को न्यूनतम कर रहा है। तो परिभाषित कैसे करें? कि किसी द्रव के पृष्ठ पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा, कि कोई ये द्रव का पृष्ठ हो, इसके ऊपर मैं एक काल्पनिक रेखा खींचूं, तो उस काल्पनिक रेखा की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो परिभाषा लिख लेते हैं। हमने कहा किसी द्रव के पृष्ठ पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को ही पृष्ठ तनाव कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। और यह परिभाषा वास्तव में क्या है? इसकी गणितीय परिभाषा है। तो कैसे इसको परिभाषित करेंगे? तो मैं कहूं पृष्ठ तनाव क्या है, तो लिखेंगे पृष्ठ तनाव। काफी जगहों पर इसे ऐसे गामा से भी प्रदर्शित किया जाता है। पृष्ठ तनाव बराबर होगा बल और बढ़ते क्या आ जाएगी? लंबाई।
प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को, यानी कि बल में आपने भाग देना है कुल लंबाई का, तो यानी कि पृष्ठ तनाव बराबर हो गया बराबर F अपॉन L के बराबर होता है। और यह हमारे पृष्ठ तनाव का क्या है, सूत्र है। तो मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन बटे मीटर। एमकेएस पद्धति में क्या होगा, एमकेएस पद्धति में न्यूटन को हम लिखते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन का सूत्र होता है, गुणा नीचे क्या है, मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, यह आ गया मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया, क्या मात्रक आ गया, किलोग्राम प्रति सेकंड का स्क्वायर। ये क्या हो गया, पृष्ठ तनाव का एमकेएस पद्धति में मात्रक हो गया। आप कहेंगे सर विमा क्या होगी, तो इसकी जो विमा होगी यहीं से निकल जाएगी, किलोग्राम की विमा क्या होगी, यहां पर लिख लेते हैं, किलोग्राम की विमा m, सेकंड की विमा t, तो क्या होगी विमा m t-2। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पृष्ठ तनाव को गणितीय रूप में भी समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, पृष्ठ तनाव का बहुत अधिक उपयोग है। एक बात का आपको और ध्यान रखना है, पृष्ठ तनाव क्या होता है, ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम होता है। एक बात और ध्यान रखने की है, ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घटता है। क्यों घटता है ये भी समझिए। ये क्या है, पृष्ठ तनाव क्यों है, क्योंकि द्रव की सतह पर जितने अणु हैं उन अणुओं को द्रव के भीतर के अणु अपनी ओर नीचे की ओर खींच रहे हैं, जिसके कारण पृष्ठ पर हम कह सकते हैं एक प्रकार की झिल्ली सी उत्पन्न हो जाती है, यानी कि द्रव के अणु जो पृष्ठ पर हैं वो अंदर की ओर खींचे हुए रहते हैं, एक झिल्ली का निर्माण कर रहे हैं। क्यों हो रही है, क्योंकि अंदर के अणु उन पर एक आकर्षण बल लगा रहे हैं अंदर की ओर। जब आप ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से क्या होती है, अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, अणुओं का वेग बढ़ता है, और यदि वेग बढ़ेगा तो इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा, घट जाएगा। तो यदि आप ताप बढ़ाते हैं तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। व्यवहारिक जीवन में उदाहरण यदि आप कहें तो इस चीज के आप देखिए, कभी आप देखिए ठंडा सूप और गर्म सूप पीजिए, साफ कहा जाता है कि जो गर्म सूप होता है वो ठंडे सूप की तुलना में ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हमारी जो जीभ होती है उसमें छोटी छोटी बहुत सारी स्वाद ग्रंथियां होती हैं। जब आप ठंडे सूप को लेकर के मुंह में डालते हैं चम्मच से, तो वो सूप जीभ के जिन स्थानों पर गिरता है, क्योंकि वो ठंडा है तो उसका पृष्ठ तनाव ज्यादा है। पृष्ठ तनाव का अर्थ है कि वो सिमटने की कोशिश कर रहा है, सिकुड़ने की कोशिश कर रहा है कोई भी द्रव। तो जब सूप ठंडा है तो इसका पृष्ठ तनाव ज्यादा है, तो जीभ में जहां पर पड़ेगा वो वहीं पर सिकुड़ने की कोशिश करेगा, फैलेगा नहीं। तो जीभ के कम हिस्से पर वो स्वाद देगा तो आपको वह सूप कम स्वादिष्ट लगेगा। अब जब गर्म सूप को आप लेकर के जीभ में डालेंगे, मुंह में डालेंगे, तो जीभ के जिस स्थान पर वो पड़ेगा वो उस स्थान पर तो स्वाद ग्रंथियों को क्या करेगा, संवेदित करेगा ही, लेकिन क्योंकि वो गर्म है, उसका पृष्ठ तनाव कम है, तो वो उस स्थान के अलावा भी अन्य स्वाद ग्रंथियों की ओर फैलेगा। इसका अर्थ है कि जो गर्म सूप होता है जब जीभ में डालते हैं तो जीभ के किनारों तक फैल जाता है, तो जीभ के ज्यादा स्वाद ग्रंथियों तक उसकी पहुंच होती है, तो गर्म सूप हमें क्या लगता है, स्वादिष्ट लगता है। तो यहां क्या है, एक पृष्ठ तनाव का एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप कभी देखते होंगे सर्दियों के समय पे जब आप कपड़े धोते हैं, ठंडे पानी से धो तो जल्दी से कपड़े साफ नहीं होते। उन्हीं कपड़ों को यदि थोड़ा गर्म पानी डाल करके यदि आप धोते हैं तो वो साफ हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ठंडे पानी का पृष्ठ तनाव क्या होता है, ज्यादा, वो कपड़ों के अंदर गहराई तक जाकर के मैल के साथ घुल नहीं पाता। जब पानी को गर्म कर देते हैं तो पानी का पृष्ठ तनाव घट जाता है, और जब पृष्ठ तनाव घट जाएगा पानी का तो क्या होगा, वह कब जिन कपड़ों को उस जल में डुबोएंगे उन कपड़ों की गहराई तक पहुंच जाएगा, क्योंकि उसमें फैलाव ज्यादा है। पृष्ठ तनाव कम का अर्थ है ज्यादा फैलाव, पृष्ठ तनाव ज्यादा का अर्थ है कम फैलाव। तो जब गर्म पानी को करेंगे जिसका पृष्ठ तनाव कम है तो कपड़े के अंदर तक घुस जाएगा, वहां से मैल को अपने साथ घोल करके क्या ले आता है, बाहर ले आता है, और कपड़े अच्छे से साफ हो जाते हैं। ये सारी की सारी चीजें किससे संबंधित है, पृष्ठ तनाव से संबंधित है। तो एग्जाम्पल कौन कौन से बताए मैंने आपको, एग्जाम्पल बनाए जैसे गर्म सूप ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट होता है। और सेकंड हमने कहा गर्म जल
ठंडे जल की तुलना में कपड़े अच्छे से साफ करता है, अच्छे से साफ करता है। तो प्यारे बच्चों, ये हमने इसके दो आपको एग्जाम्पल आपके सामने रख दिए हैं और ये बाकी सारी डिटेल आपके पृष्ठ तनाव से संबंधित है। इसकी पूरी जानकारी क्लास 11th में ही एक चैप्टर है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, आप उसके अंदर आसानी से देख पाएंगे। तो फिलहाल आप इसे नोट कीजिए, फिर हम इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है द्रव की, फिर उसको देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम द्रव के अगले गुण पर चर्चा करेंगे जिसे हम कहते हैं शान्यता, और यह हमारी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, यानी कि यह एनसीईआरटी का 5.10.3 जिसे हम शान्यता या विस्कोसिटी कहते हैं। शान्यता क्या होता है? शान्यता, इसकी भी आपको डिटेल में आप देखेंगे तो ये फिजिक्स में आपको डिटेल में ये चीजें मिलेगा, द्रवों वाले जो हमारा पोर्शन है फिजिक्स का उसके अंतर्गत। अब बात आती है आखिर शान्यता होता क्या है। हम सामान्यतः ये मानते हैं कि द्रव क्या है, सतत है, कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन जब साइंटिफिकली उसको देखा गया तो द्रव की भी ठीक वैसे ही परतें होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे प्याज में परतें होती हैं। एक प्याज देखने में बाहर से ऐसा लगता है ये एक समान रूप से है, लेकिन जब उसे खोलते हैं तो एक परत उसके अंदर, दूसरी परत उसके अंदर, तीसरी परत उसके अंदर, चौथी परत ऐसे ही निकलती चली जाती है। तो साइंटिस्टों ने देखा कि द्रव भी ठीक वैसे ही व्यवहार करता है कि वो पतली पतली परतों से मिलकर के बना हुआ है। अब जब कोई द्रव मूवमेंट करता है, चलता है, तो यह देखा गया सबसे ऊपरी वाली परत का वेग होता है सबसे ज्यादा, और जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तल की तरफ आते हैं, द्रव के वेग में कमी आती चली जाती है। यानी कि हर परत का जो वेग है उसके ऊपरी वाली परत से कम होता है और निचले वाली परत से ज्यादा होता है। तो एक परत तेजी से जा रही है, एक परत धीरे धीरे जा रही है, जिसके कारण इन दोनों परतों के बीच में एक बल काम करता है जो कि वेग को घटाने का प्रयत्न करता है। ऊपर की जो हम कह सकते हैं परत होती है उसके वेग को घटाने की कोशिश करता है, और इसी को हम क्या कह देते हैं, द्रवों के शान्यता का गुण कहा जाता है। तो पहले डायग्राम देखते हैं, उससे समझते हैं। हमने कहा एक यदि हम यहां द्रव बनाएं, हमने कहा यह द्रव है, यह द्रव पतली पतली परतों से मिलकर के बना हुआ है। पहली परत ये, दूसरी परत ये, तीसरी परत ये, और ये मान लेते हैं नीचे क्या है, ये सतह है एक। तो ध्यान रखिए, सतह पर जो परत स्थित होती है उसका वेग तो होता है न्यूनतम या शून्य। वहां पर द्रव बिल्कुल रुका हुआ रहता है, क्योंकि उसके नीचे जो सरफेस है वो नहीं गति कर रहा है। हम एक ऐसे स्थिति की चर्चा यहां पर कर रहे हैं जिसमें जो सबसे निचली सतह है वो स्थिर है, रुकी हुई है, और उसके ऊपर कोई द्रव क्या है, वो मूव कर रहा है। तो हमने कहा द्रव पतली पतली परतों से मिलकर के बना है। यदि मैं कहूं इस बीच की परत का वेग u है, तो ऊपरी वाली जो परत होगी उसका वेग होगा u प्लस du। du वेग क्या होगा, सूक्ष्म वेग है जो u वेग से ज्यादा है, तो ऊपरी वाली परत का वेग ज्यादा है, और जो निचली वाली जो परत है इसका वेग क्या है, कम है, d माइनस du। अब हम कहें इन दोनों परतों के बीच की दूरी कितनी है। यदि इन दोनों परतों के बीच की दूरी को यदि आप dz मान लें, वैसे इन दोनों परतों के बीच की दूरी क्या है, dz है। तो हम देख रहे हैं सबसे ऊपर वाली परत का वेग सबसे ज्यादा, उसके निचले वाली परत का वेग ऊपर वाले से कम लेकिन नीचे वाले से ज्यादा होता है, और सबसे निचली परत का वेग सबसे कम होता है। तो एक ऊपर वाली परत तेजी से जा रही है, नीचे वाली थोड़ी धीरे धीरे जा रही है, नीचे वाली और धीरे धीरे जा रही है। तो इन दोनों परतों पे यदि हम चर्चा करें, किस किस पर, एक ये वाली परत बीच की और एक ऊपर वाली परत। ऊपर वाली परत तेजी से भाग रही है, नीचे वाली धीरे धीरे जा रही है। तो क्या करेंगे, आप भी तो ऐसे ही करते हैं ना, कि यदि आपके बगल से कोई आपका साथी तेजी से जाने की कोशिश करता है तो आप सोचते हो ये कुछ ऐसा हो जाए कि ये मेरे साथ साथ चले, ये धीरे धीरे चले। तो ठीक बीच वाली भी यही कोशिश करती है, ऊपर तेज भागने वाली परत पर क्या करती है, प्रतिरोध लगाती है, उसकी गति को रोकने का प्रयत्न करती है, गति को कम करने का प्रयत्न करती है। और ठीक इसी प्रकार से निचली वाली जो परत होती है वह देख रही है ऊपरी वाली परत जो है उससे तेज जा रही है, तो निचली वाली परत भी ऊपर की परत को की गति का विरोध करती है, उसके वेग को कम करने की कोशिश करती है, और द्रवों के इसी गुण को कहते हैं शान्यता का गुण। तो मुझे लग रहा है मूल बात समझ में आ गई होगी, आखिर शान्यता होता क्या है। परिभाषा के रूप में लिखते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। तो हमने कहा
द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव की नीचे की परतें ऊपर की परत के वेग को कम करने का प्रयत्न करती है द्रव की शान्यता का गुण कहलाता है। शान्यता का गुण कहलाता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कोई एग्जाम्पल है? हम कहेंगे बिल्कुल है। आपने देखा होगा कि एक बर्तन पे अलग अलग द्रवों की देखो शान्यता भी अलग अलग होती है। जो द्रव की जितना गाढ़ा होगा उसकी शान्यता उतनी अधिक होगी। आप एक बर्तन में शहद ले लीजिए, एक बर्तन में पानी ले लीजिए, एक चम्मच लीजिए, दोनों को समान वेग से, समान फोर्स से, समान समय के लिए घुमाइए इस तरीके से, फिर चम्मच निकाल के एक तरफ रख दीजिए। आप देखेंगे जो शहद होगा वो जल्दी ही क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, रुक जाएगा, और जबकि जो जल होगा वह क्या होगा, देर तक घूमता रहेगा, क्योंकि जो जल है उसमें जो शान्यता का गुण है वो शहद की तुलना में क्या है, कम। इसलिए उसकी परतों के बीच जो आपेक्षिक वेग के कारण जो वेग में कमी आ रही है वो कम है, जबकि शहद में क्या है, वो ज्यादा। इसका अर्थ है कि शहद की जो अलग अलग परतें हैं वो एक दूसरे की गति का ज्यादा विरोध कर रही है। किसके तुलना में? जल की परतों की तुलना में। तो हम कहेंगे शहद का शान्यता का गुण ज्यादा है और जल की शान्यता का गुण क्या है, जल में शान्यता का गुण कम है, ऐसे कह सकते हैं। तो मुझे लग रहा है शान्यता तो आपको समझ में आ गई होगी। अब शान्यता किस बात पर निर्भर करती है? यहां पर एक शब्द आता है जिसे हम कहते हैं वेग प्रवणता। देखिए, प्रवणता का अर्थ होता है दूरी के साथ परिवर्तन। यदि यहां पर प्रवणता से पहले वेग लग रहा है, इसका अर्थ है दूरी के साथ वेग में परिवर्तन। यदि ताप लग जाता, ताप प्रवणता होता, तो इसका अर्थ है कि दूरी के साथ ताप में परिवर्तन। तो प्रवणता का अर्थ है दूरी के साथ परिवर्तन। यदि आगे वेग आ गया तो वेग का दूरी के साथ परिवर्तन, और वेग प्रवणता बराबर होता है, देखिए यहां से लेके इन दोनों परतों के बीच की दूरी कितनी है, dz, और इन दोनों परतों के बीच का जो वेग का अंतर वो कितना है, du। ऊपर वाली परत का वेग du ज्यादा है, नीचे वाली परत का वेग ऊपर से du कम है। तो वेग प्रवणता क्या आ गई, वेग में परिवर्तन यानी कि du बटे दोनों परतों के बीच की दूरी जो कि है dz। तो यह वेग प्रवणता आ गया। यह देखा गया कि एक परत दूसरी परत पर बल लगा रही है। यह वैसा ही बल है जैसा कि घर्षण बल होता है। दो परतों के बीच अपेक्षिक गति का जो विरोध होता है उसे हम घर्षण बल कहते हैं। तो द्रवों में भी विभिन्न परतों के बीच ऐसा ही घर्षण बल कार्य कर रहा है, जिसे यहां पर हम द्रवों के संदर्भ में नाम देते हैं शान्यता। तो अब बात आती है कि वह जो शान्यता है या शान्य बल जिसे हम कहेंगे, वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो हम लिखेंगे शान्य बल जिसे हम कहेंगे शान्य बल अनुक्रमानुपाती होता है। पहला तो वेग प्रवणता के du/dz, और दूसरा यह शान्य बल अनुक्रमानुपाती होता है पृष्ठ के क्षेत्रफल के। दोनों जो परतें हैं इनका संपर्क क्षेत्रफल कितना है उसके भी क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। तो शान्य बल को यदि मैं F से प्रदर्शित करूं तो F अनुक्रमानुपाती होगा A × du/dz के। अनुक्रमानुपाती का निशान हटाइए, एक कांस्टेंट ईटा ले लेते हैं, साथ में आ गया A × du/dz। यह हमारे शान्य बल का क्या होता है, सूत्र होता है। जहां ईटा, इसे ईटा कहा जाता है, इसको हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती नियतांक, और इसे दूसरा नाम देते हैं शान्य गुणांक। शान्य गुणांक कहा जाता है इसे। तो अब बात यह आती है कि शान्य बल का जो सूत्र हो गया F बराबर ईटा A × du/dz, जहां du/dz क्या है, वेग प्रवणता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, और A क्या है, इनके पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो ये हमारा किसका सूत्र हो गया, ये हमारा सूत्र हो गया शान्य बल का। शान्य बल का सूत्र हमारे पास ये वाला आ गया।
अब यहां पर बहुत बार बल तो आप जानते हैं, बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। तो बहुत बार इस शून्य गुणांक की आपसे इसका मात्रक पूछ लिया जाता है। तो शून्य गुणांक का सूत्र क्या हो जाएगा, ईटा इजिकल टू, यहां तो एफ था, एफ के नीचे क्या आ जाएगा, ए इंटू डी यू अपॉन डी जेड। तो अब इसका मात्रक क्या होगा, देखिए बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, बटे ए का मात्रक क्या है, आप जानते हैं ए क्या है, क्षेत्रफल यानी कि मीटर स्क्वायर, और डी यू अपॉन डी जेड, डी यू क्या है, वेग, वेग का मात्रक मीटर बटे सेकेंड, और जेड क्या है हमारे पास, दूरी, इसका मात्रक भी क्या आ जाएगा, मीटर। तो अब इस मीटर से ये मीटर कट गया, तो ईटा का मात्रक क्या आ गया, यह आ गया न्यूटन बटे, न्यूटन और सेकेंड ऊपर चले गया, न्यूटन सेकेंड बटे मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, शून्य गुणांक का मात्रक आ गया। यदि विमा निकालना चाहें तो कैसे निकलेगी, बल की विमा mlt-2, सेकेंड की विमा इंटू टी, मीटर की विमा एल स्क्वायर, पूरा सॉल्व करेंगे तो m का m, l ऊपर जाएगा माइनस के 2 हो जाएंगे, प्लस का 1 पहले है तो l का -1, क्योंकि ये l के ऊपर +1 होगा, l +2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा, तो -2 + 1 -1, t -2 t + 1 तो t -1, तो ये क्या हो जाएगी, शून्य गुणांक की विमा हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि शून्य बल आखिर होता क्या है, एक ऐसा बल जो कि गति का क्या करता है, विरोध करता है। अब एक बात और, जो हाइड्रोजन बल होते हैं हमारे, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं, यह शून्य बल को बढ़ाते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम केमिस्ट्री में चर्चा कर रहे हैं, तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन बल, हाइड्रोजन बंद शून्य बल को, शून्य बल को बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं। इस प्रकार से हम इस शून्य बल को समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है अब शून्य बल आपको समझ में आ गया होगा। शून्य बल के कारण ही यदि आप द्रवों को घुमा करके छोड़ देते हैं तो द्रव क्या होते हैं, थोड़ी देर बाद शांत हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, द्रव का सबसे नीचे वाला हिस्सा, जो सबसे नीचे वाली परत होगी, ये परत, यहां मैं ये परत बना दूं, ये जो परत होगी जो कि एक पृष्ठ के संपर्क में रहती है, इसका वेग न्यूनतम होता है, न्यूनतम वेग, क्योंकि नीचे का पृष्ठ तो क्या है, घूम नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, इसलिए उसके संपर्क में जो परत होगी उसका वेग न्यूनतम होगा, उससे ऊपर वेग धीरे धीरे बढ़ता रहता है। यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे वेग बढ़ता है, ऊपर की परतों का वेग बढ़ता चले जाता है, और ऊपर से नीचे आएंगे तो परतों का वेग घटता चले जाता है। तो मुझे लग रहा है यहां पर शून्यता आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम यहां पर चर्चा करते हैं, मात्रक हमने प्यारे बच्चों बता लिए। यहां पर एक हमारा एग्जाम्पल है, उदाहरण 5.5, इसको देखना जरूरी है क्योंकि ये हमारा छूट गया था। यह है उदाहरण 5.5। क्या कह रहा है ये, एक गैस चारित्रिक क्रांतिक ताप रखती है जिसके परिमाण गैस के अणुओं के मध्य अंतराणविक बलों पर निर्भर करता है। अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड के क्रांतिक ताप 405.5 केल्विन तथा 304.10 केल्विन है। यदि ताप को 500 केल्विन के समतापी ताप तक कम करें तो कौन सी गैस पहले द्रवीकृत होगी। तो ताप आपके पास कितना है, 500 केल्विन का, तो ताप आपके पास आ गया 500 केल्विन ताप पर कोई गैस है या ताप है। अब आप ताप को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो कौन सी गैस पहले द्रवित होगी। ध्यान रखना है कि यहां पर दो गैसें हैं, अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, दोनों का क्रांतिक ताप हमें दे दिया 405.5 केल्विन, इसका है 405.5 केल्विन, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्रांतिक ताप दिया है 304.10 केल्विन। ये क्या है, क्रांतिक ताप। तो अब कौन सी गैस पहले द्रवित होगी, क्योंकि आप ताप को 500 केल्विन से नीचे की ओर कम कर रहे हैं। तो अमोनिया भी आपके पास यहां पर रखी है, बगल में CO2 भी रखी है। जब नीचे की ओर लाएंगे 500 से, तो सबसे पहले कौन सा ताप आएगा, 405.5 केल्विन आएगा। तो पहले कौन सी गैस द्रवित होगी,
अमोनिया गैस द्रवित होगी। यदि ताप आपका 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर में ले जाता तो पहले कौन सी द्रवित होती? पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्रवित होती, क्योंकि कम से ज्यादा कर रहे थे आपको ताप को, तो पहले 304 आता, तभी तो आगे 405 आता। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, यहां आप ताप को 500 केल्विन से कम कर रहे हैं, तो पहले कौन सा ताप आएगा? पहले ये वाला ताप आएगा, इसलिए हम कहेंगे पहले अमोनिया द्रवित होगी। उसने पूछा पहले कौन द्रवित होगी, तो लिखेंगे पहले अमोनिया द्रवित होगी। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम इस एग्जाम्पल को कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। मुझे पूरी उम्मीद है आज हमने जो द्रव के संबंध में जो भी जानकारियां ली काफी आसान थी, और आप देखेंगे ये आपकी केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स में बहुत अधिक डिटेल में ये सब चीजें आई है। तो वहां पर आपके यदि जो चीजें यहां कमी रह गई होगी, आप इस चैप्टर को फिजिक्स में देखिएगा क्लास 11th के, वहां आपको ये और अधिक डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। तो आपके ये टॉपिक अच्छे से वहां भी क्लियर हो जाएंगे, और यहां क्लियर हो गए तो वहां आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यदि आपके कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।